गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम कृष्ण कुमार, योर फिजिक्स टीचर। आज हम +1 साइंस का चैप्टर 5 स्टडी करेंगे फिजिक्स में, दैट इज़ लॉज ऑफ मोशन। बड़ा ही सिंपल चैप्टर है। सिंपल इस वजह से मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने 9th क्लास में पढ़ी हैं, क्योंकि 9th क्लास में भी आप सेम चैप्टर पढ़ चुके हैं। हाँ, कुछ नए टॉपिक भी हैं और कुछ पुराने टॉपिक्स का एडवांसमेंट भी है, लेकिन पहले आप पढ़ चुके हैं इसलिए आपको थोड़ा सा आसानी से समझ में आएगा। इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है कि फोर्स क्या होता है, हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। लॉज ऑफ मोशन जब आपका ऑब्जेक्ट का होता है तो कौन कौन से लॉ हम उसमें फॉलो करते हैं, ये हमें पढ़ना है। इसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन क्या होता है। कोई भी मोशन का अपोज जब होता है तो उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन आपका। उसके बाद आपका रोटेशन मोशन का हम छोटा सा पार्ट इसमें स्टडी करेंगे। डिटेल में जो आपका रोटेशनल मोशन है वो आपका 7th चैप्टर है, आप उसमें पढ़ेंगे। उसके बाद मोमेंटम पढ़ेंगे, उसका कंजर्वेशन पढ़ेंगे। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। फर्स्ट इज फोर्स क्या है। सिंपल आपका छोटी क्लास में जैसे आपने पढ़ा है पुल और पुश, या फिर फोर्स इज ए क्वांटिटी विच चेंज और ट्राई टू चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि जब हम फोर्स लगाते हैं तो हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करते हैं या चेंज करने की कोशिश करते हैं। ये आपका फोर्स है। इसकी SI यूनिट भी आप पढ़ चुके हो, न्यूटन होती है। दूसरा इनर्शिया भी आपका फोर्स के साथ ही आता है, क्योंकि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हो तो या तो आप उसकी पोजीशन चेंज कर पाते हो या नहीं कर पाते। वो किस वजह से होता है? इनर्शिया की वजह से। इनर्शिया होती है आपकी इंटरनल प्रॉपर्टी, किसी भी ऑब्जेक्ट की इंटरनल प्रॉपर्टी जो कि उसमें चेंज को रजिस्ट करती है, यानी कि उसकी जो भी स्टेट है वो अपनी स्टेट में रहना चाहेगी। अपनी स्टेट में जो भी चेंज होगा वो उसको रजिस्ट करेगी किसी हद तक, वो आपका इनर्शिया है। ये 3 टाइप का हो सकता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी जब तक आपको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं उसके इनर्शिया से ज़्यादा। ऐसे ही अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा जब तक आप कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। सेम केस डायरेक्शन का है, जब तक आप किसी की डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे वो स्ट्रेट लाइन मोशन ही रहेगा। इनकी कुछ एप्लीकेशंस हैं जो बड़ी ईजी हैं, आपने 9th क्लास में स्टडी भी की थी। इसके बाद है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ये आपका इनर्शिया से ही रिलेटेड है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जो अपने जिस भी स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहना चाहेगी। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी, जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। तो ये आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टडी करने से पहले हमें मोमेंटम को स्टडी करना पड़ेगा। मोमेंटम का मीनिंग क्या है? मोशन इन एन ऑब्जेक्ट। अब मोशन इन एन ऑब्जेक्ट को हम मोमेंटम बोलते हैं, इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला था P = m/v। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का मास उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसमें वो मोमेंटम आ जाता है। इसकी SI यूनिट देखिए, मास की kg होती है, वेलोसिटी की मीटर/सेकंड होती है। अब देखिए जो आपका न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, ये कह रहा है कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो एक्सटर्नल फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि dp/dt। कि जितना आप मोमेंटम चेंज करोगे वही आपका एक्सटर्नल फोर्स काउंट होगा। इसको अगर आप डिराइव करेंगे, जो आप पहले भी कर चुके छोटी क्लास में, तो यहाँ से आपको एक फोर्स का फॉर्मूला मिलेगा और वो क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट का मास पता है और आपने उसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया है वो आपको पता है तो आप उसका अप्लाइड फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐसा यूनिट इसकी न्यूटन है। अब इसमें 2 टाइप की हम यूनिट स्टडी करते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा ध्यान से देखना। पहला आपका एब्सोल्यूट यूनिट, ये सिंपल यूनिट है जो हम छोटी क्लास में पढ़ते आए हैं, ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पहले ये देखिए हैं क्या। SI यूनिट मैंने क्या बताया आपको? न्यूटन होती है। अब इसका जो फॉर्मूला है दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास अगर 1 kg है और एक्सेलरेशन आपका कितना है? 1 मीटर/सेकंड²। तो ये आपकी SI यूनिट न्यूटन में मानी जाएगी। यही आपका अगर CGS है, यही आप यूनिट सिस्टम सारे फर्स्ट चैप्टर में
सॉरी सेकंड चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं +1 साइंस में ही, जो आपके यूनिट ऑफ सिस्टम थे। तो जो CGS सिस्टम है इसमें क्या होता है, जो फोर्स की यूनिट होती है डायन, इसमें जो मास होता है वो kg में होता है। मास किस में आएगा, सॉरी kg नहीं, ग्राम में आएगा। मास किस में आएगा, ग्राम में। और जो आपका एक्सेलरेशन है वो किस में होगा, आपका सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर आप CGS यूनिट में लिखते हो तो मास को ग्राम में लेंगे और एक्सेलरेशन को सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में। यहाँ से अगर आप इन दोनों में रिलेशन निकालना चाहें, डायन में और न्यूटन में, तो बड़ा सिंपल है, 1 न्यूटन इजिकल टू 10⁵ डायन। दूसरा है ग्रेविटेशनल यूनिट, क्योंकि आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि आपका जो वेट होता है वो ग्रेविटी का इफेक्ट होता है। ग्रेविटी का इफेक्ट किस पे, मास पे। तो वेट की यूनिट भी आपकी न्यूटन होती है। तो दूसरा यहाँ पर जो यूनिट आएगी इसकी ग्रेविटेशनल यूनिट, जो ग्रेविटी की वजह से। अब यहाँ पर देखो जरा क्या होगा, यहाँ पर भी 2 केस हो सकते हैं, मास और उसका वेट। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में आपका 1 kg ऑब्जेक्ट है और उस पर अगर ग्रेविटी 9.8 न्यूटन लग रहा है तो उसका जो फोर्स होगा वो कितना होगा, 9.8 न्यूटन उसका फोर्स होगा ग्रेविटेशनल यूनिट में। लेकिन अगर आप इसको डायन की फॉर्म में लिखते हो तो डायन की फॉर्म में लिखोगे तो आपकी जो ग्रेविटी होती है वो आपकी 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाती है। तो उस केस में आपका जो फोर्स काउंट करेंगे वो क्या होगा, 980 डायन होगा 1 kg मास ऑब्जेक्ट पर। तो ये इसकी ग्रेविटेशनल यूनिट है, ये इसकी एब्सोल्यूट यूनिट है। अब इसी के साथ आपकी एक टर्म आती है इम्पल्स। इम्पल्स का मीनिंग होता है आपका इफेक्ट ऑफ फोर्स, कि फोर्स ने कितना इफेक्ट किया है, इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब इम्पल्स का आपका 2 फॉर्मूले हो सकते हैं, ये हमने वहीं से डिराइव किया। जैसे F = dp/dt था, तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं यहाँ पर तो F × dt/dp, यानी कि फोर्स को अगर मैं टाइम से मल्टीप्लाई करूँगा, dp का मतलब होता है चेंज, तो वो चेंज इन मोमेंटम। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, इम्पल्स क्या आपका फोर्स इनटू टाइम या फिर चेंज इन मोमेंटम। ध्यान रखना ये चेंज इन मोमेंटम है, नॉट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसलिए यहाँ पर t नहीं है, सिंपल p2 - p1 है। इसकी SI यूनिट भी क्या हो सकती है आपकी, सिंपल फोर्स की न्यूटन होती है और टाइम की आपकी सेकंड होगी, तो ये इसकी SI यूनिट होगी। इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं इम्पल्स की, बड़ी आसान है, आपने पहले भी पढ़ी है। जैसे क्रिकेट प्लेयर जो कैच करता है वो अपने हाथ को नीचे लेके जाता है, क्यों, क्योंकि जब वो कैच लेता है तो टाइम को इंक्रीज करना चाहेगा। अगर टाइम इंक्रीज होगा तो फोर्स का इफेक्ट कम हो जाएगा, उसके हाथ पे चोट लगने के चांस कम है और वो इजीली कैच कर पाएगा। ऐसे अगर आप जंप करते हैं कहीं भी, तो अगर आप सॉलिड सरफेस पे जंप करेंगे तो आप एकदम से रेस्ट पे आएंगे, टाइम आपका ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा रेस्ट पे आने का, तो उस टाइम पर फोर्स का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा, आपको चोट लग सकती है। लेकिन अगर आप किसी सैंड पे या किसी सॉफ्ट मटेरियल पे जंप करते हैं तो रेस्ट पे आने में आपको कुछ टाइम मिलता है और उस टाइम की वजह से आपका फोर्स का इफेक्ट कम हो जाता है। ये आप काफ़ी सारे एप्लीकेशंस हैं जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बड़ा ही सिंपल है। ये क्या है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि अगर आपने कहीं पर फोर्स लगाया है तो वो आपने एक्शन किया है, तो वो ऑब्जेक्ट भी आप पर उतनी ही फोर्स लगाएगी सेम। तो इसको हम एक्शन रिएक्शन भी आपके फोर्स ही होते हैं। यानी कि आपके पास एक बॉल है, उसको आपने दीवार पे हिट किया, तो जैसे आपने बॉल को दीवार पे हिट किया तो बॉल ने पहले बॉल के ऊपर क्या लगाया, एक्शन लगाया, उतना ही रिएक्शन आपका बॉल किस पे अप्लाई करेगी, बॉल पे, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो एक्शन रिएक्शन एक दूसरे के मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन डायरेक्शन दोनों की क्या होती है, अपोजिट होती है। और दूसरी बात, कभी भी एक्शन और रिएक्शन एक ही ऑब्जेक्ट पर अप्लाई नहीं होते हैं, क्योंकि अगर ये एक ही ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हुए तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाता, 0 हो जाता, फिर कोई भी आपका नेट फोर्स नहीं बचता। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम हम पढ़ चुके हैं, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मीनिंग क्या है, अगर 2 ऑब्जेक्ट आपके पास है, जैसे फर्स्ट ऑब्जेक्ट है या आपकी सेकंड ऑब्जेक्ट है, तो कंजर्वेशन का मीनिंग होता है सेम रहना, और मोमेंटम का मतलब है मास इनटू वेलोसिटी। तो टोटल कंजर्वेशन किसी भी सिस्टम का सेम रहेगा जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। अब
ये दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रही हैं इनिशियल वेलोसिटी यू ए यू बी से, इनकी फाइनल वेलोसिटी वी ए वी बी है। फाइनल वेलोसिटी कब होगी? जब इनमें क्या होगा? कोलिजन होगा। तो कोलिजन से पहले का मोमेंटम और कोलिजन के बाद का टोटल मोमेंटम सेम रहना चाहिए। तो कोलिजन से पहले का मोमेंटम क्या है? मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, दिस इज मोमेंटम ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट। कोलिजन के बाद क्या है? ये है फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मोमेंटम, ये है सेकंड ऑब्जेक्ट का। तो इसका सम इसके इक्वल होगा। इसका मतलब क्या है? आपका मोमेंटम क्या रहता है? कंजर्व्ड रहता है, सेम रहता है। अब इसकी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं, इस पे बेस्ड आप कुछ न्यूमेरिकल भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं गन का एप्लीकेशन लूँ, जैसे ही गन से आपकी बुलेट निकलती है तो बुलेट आपकी आगे की तरफ जाएगी और उसकी वजह से जो गन है वो थोड़ा सा पीछे की तरफ जाती है। इसीलिए हमें गन को अच्छी तरह होल्ड करना चाहिए ताकि हमें चोट ना लगे। ऐसे ही जब हम बोटिंग करके बाहर आते हैं तो बाहर निकलने के लिए हम बोट से जैसे अपना फुट बाहर रखते हैं तो पीछे की तरफ फोर्स लगता है और हमारा आगे की तरफ जाता है। तो ये जो बोट है ये पीछे भागने की कोशिश करती है, इसलिए इसको पकड़ के रखा जाता है। ऐसी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं आपके कंजर्वेशन ऑफ ए मोमेंटम की। नेक्स्ट आपके पास है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है सभी का रिजल्टेंट जीरो हो जाना। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको इक्विलिब्रियम करना है तो अगर आपके पास पहले दो फोर्स हैं F1 F2, ये F1 है, ये आपका F2 है। अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूं तो सीधी सी बात है ये इनका रिजल्टेंट होगा। और रिजल्टेंट हम वेक्टर एडिशन में पढ़ चुके हैं कि दो वेक्टर का हम रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। अब दोनों अगर एक ही पॉइंट से हैं तो हम क्या करेंगे? इनका पैरेललोग्राम मेथड से रिजल्टेंट निकाल लेंगे। अब अगर मुझे इन दोनों का इफेक्ट जीरो करना है, खत्म करना है, तो मैं क्या करूंगा? पहले इन दोनों की वजह से ये जो रिजल्टेंट है इसको कैलकुलेट कर लूंगा। अब ये अगर आ गया तो इन दोनों का कोई यूज नहीं है क्योंकि ये इनका रिजल्टेंट है। अब जो एक्सटर्नल फोर्स मैं अप्लाई करूंगा F3, वो किसके इक्वल होना चाहिए? इसके इक्वल होगा, तो वो अपने आप इन दोनों को नलीफाई कर देगा। अब देखो जरा, ये F1 F2 का रिजल्टेंट ये हो गया और इसको खत्म करने के लिए, नलीफाई करने के लिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में मैंने अप्लाई किया है। तो F किसके इक्वल होगा? F इज इक्वल टू माइनस F3। इसका मतलब क्या है? F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू 0, यानी कि तीनों का रिजल्टेंट क्या है? 0 है, क्योंकि ये अकेला फोर्स इन दोनों के रिजल्टेंट को 0 कर रहा है। नेक्स्ट हम आपके पास है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? जब भी कोई आपका मोशन होता है, आपका फ्रिक्शन एयर में भी होता है। जरूरी नहीं है दो सरफेस आपके टच हों, आपके एयर में भी फ्रिक्शन हो जाता है, सॉलिड में नहीं, एयर में भी होता है। तो फ्रिक्शन का मतलब क्या है? जैसे आप किसी सरफेस पे मूव कर रहे हैं तो दो सरफेस जब कांटेक्ट में आते हैं तो उनके बीच में आपका फ्रिक्शन अप्लाई होता है। फ्रिक्शन आपके मोशन को अपोज करता है और फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा आपके मोशन में। अगर आप इधर मोशन है आपका तो आपका फोर्स किधर लगेगा? अपोजिट साइड में। दिस इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। क्यों? मान लीजिए आपके पास कोई बेंच रखा है क्लास में, आप उस पर फोर्स लगाते हैं। अगर आप उस पर थोड़ा फोर्स लगाएंगे तो वो नहीं हिलेगा, यानी कि उसका फ्रिक्शन जो है वो उसको नहीं हिलने दे रहा। आप उस पर थोड़ा सा और फोर्स लगाएंगे तब भी शायद ना हिले, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तब आपका जो अप्लाइड फोर्स है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को अगर ओवरकम कर जाता है तो ही आपका बेंच मूव करेगा। लेकिन जब तक ये मूव नहीं करता है उस टाइम तक आपका अप्लाइड फोर्स और जो आपका फ्रिक्शन है वो एक दूसरे को एडजस्ट करते रहते हैं, यानी कि जो फ्रिक्शन है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होता रहता है जब तक उसकी वैल्यू मैक्सिमम ना हो। अब ये जो आपका फ्रिक्शन आपका दो टाइप का होता है, स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक तब होता है जब आपकी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। जब आपकी ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? रेस्ट पे है, तो फ्रिक्शन होगा आपका स्टैटिक। और जब आपकी मोशन ऑब्जेक्ट मोशन में है तब जो फ्रिक्शन होगा वो आपका क्या होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। अब फ्रिक्शन होता किस वजह से? इसका कोज क्या है? ओल्ड व्यू, पहले हम जो ये मानते थे वो इसलिए मानते थे कि सरफेस की जो इर्रेगुलरिटीज हैं उनकी वजह से आपका फ्रिक्शन होता है। कैसे? जैसे मान लो ये सरफेस है, अगर मैं इसको माइक्रोस्कोप से देखूं तो इसमें काफ़ी सारी इर्रेगुलरिटी आपको दिखाई देंगी। इसके ऊपर अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट प्लेस करूंगा तो उसके सरफेस पे भी काफ़ी सारी इर्रेगुलरिटी होंगी। तो ये इर्रेगुलरिटी आपस में फिक्स हो जाती हैं, इंटरलॉक हो जाता है आपस में।
जिसकी वजह से इसको मोशन कराना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये हमारा ओल्ड व्यू था, लेकिन आपने कई बार कैरम खेलते हुए भी देखा होगा, जब आप बहुत ज़्यादा एक्सेस में पाउडर यूज़ कर लेते हो तो भी आपकी जो स्ट्राइकर है वो स्टिक कर जाता है आपके कैरम बोर्ड से। उस टाइम पर क्या होगा, उस टाइम पर तो इरेगुलरिटी है ही नहीं, इसका मतलब ये ओल्ड व्यू आपका बिल्कुल प्रॉपर नहीं है कोज। अब मॉडर्न व्यू आपका सिंपल है, जब भी दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आएंगे तो उनके जो मॉलिक्यूलर फोर्स होगा, क्या होगा, मॉलिक्यूलर फोर्स, उस फोर्स की वजह से, और मॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स होता है, तो इन दोनों के सरफेस के जो मॉलिक्यूल हैं आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और उसकी वजह से आपका फ्रिक्शन बनेगा। ये इसका मॉडर्न व्यू है। अब इसको रीड करने के लिए, स्टडी करने के लिए फ्रिक्शन को कुछ हमने लॉज स्टडी करने हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन का मीनिंग क्या होता है, ये वो फ्रिक्शन है जस्ट बिफोर द मोशन, यानी कि जब आपकी ऑब्जेक्ट मोशन में आती है तो मोशन में आने के जस्ट ऑन द स्पॉट आपका जो फ्रिक्शन होगा आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। और लिमिटिंग फ्रिक्शन आपका हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि मोशन में आने से जस्ट पहले आपका फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा, क्योंकि आपको मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, एक बार जब आपकी ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगी फिर आप कम फोर्स से भी काम चला सकते हैं। अब इसके रूल क्या है, फर्स्ट क्या है, जो आपका फ्रिक्शन है वो सरफेस पे और उसकी रफनेस पे डिपेंड करता है, यानी कि उसका सरफेस कैसा है और रफनेस, सरफेस का मतलब मटेरियल कैसा यूज किया, नेचर कैसा है उसका। दूसरा, ये जो अप्लाई होगा पैरेलल होता है, जैसे अभी मैंने डायग्राम बनाया, ये सरफेस है, ये आपकी ऑब्जेक्ट है, तो ये इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो इसके पैरेलल में ही होगा, पैरेलल टू द सरफेस अप्लाई होगा और मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब फ्रिक्शन की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, आपके नॉर्मल रिएक्शन पे। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है आपकी, यहाँ पे रखिए, इसका जो वेट होगा नीचे लगेगा, इसका रिएक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर। ये एक्शन हो गया, ये आपका रिएक्शन हो गया। तो जो रिएक्शन होगा इसके प्रोपोर्शनल आपका क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है। प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए मैंने म्यू यूज किया है। म्यू यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं, F/R। कोफिशिएंट है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि F भी एक फोर्स है और R भी एक फोर्स है। अब एक आपकी टर्म आती है यहाँ पर एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये आपका एंगल है अल्फा, हमें ये कैलकुलेट करना है। ये जो अल्फा एंगल आपका होगा ये किसके बीच में है, देखो जरा, ये आपका जो अल्फा एंगल है ये आपका जो नॉर्मल है और जो फ्रिक्शन है। मान लो आपकी ऑब्जेक्ट का मोशन है ये, अगर इधर आपका मोशन है तो आपका ये फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन और रिएक्शन का जो आपका रिजल्टेंट है वो ये बन गया। ये हम वेक्टर रेजुलेशन, वेक्टर के सम से निकाल सकते हैं कि दो वेक्टर को हम कैसे ऐड करेंगे। ये इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया। तो ये अल्फा जो एंगल है ये किसके बीच में है, रिजल्टेंट के बीच में और नॉर्मल के बीच में। तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, इट इज द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड फ्रिक्शन टू द नॉर्मल ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब यहां पर आपके पास जो ट्राइंगल है ये, यहां पर देखिए, अगर आपको टेंजेंट अल्फा निकालना है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहां पर टेंजेंट अल्फा कैसे निकालेंगे, BC ओवर OB, BC ओवर OB। और इसकी वैल्यू मैं आराम से पुट कर सकता हूँ, ये इसके बराबर है और ये आपको R पता ही है, ये फोर्स है, ये आपका R है। तो ये F/R क्या बन गया आपका, टेंजेंट अल्फा। और आपका F/R तो आपको पता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, तो यहाँ से टेंजेंट अल्फा क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा, और अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू आ जाएगा आपके पास। तो अगर आपको कई बार म्यू दे रखा हो तो आप सीधा एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक ऐसी टर्म और आती है, वो है एंगल ऑफ रिस्पॉन्स। इसका मीनिंग क्या है एंगल ऑफ रिस्पॉन्स का, आपकी ऑब्जेक्ट किसी इंक्लाइंड सरफेस पे रखी है और उस सरफेस का जो एंगल है वो हॉरिजॉन्टल से इतना आपको मेंटेन करना है कि ये ऑब्जेक्ट जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट करे नीचे की तरफ, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिस्पॉन्स। अब यहां पर थोड़े से पहले आपको इसके फ्री बॉडी डायग्राम देखने पड़ेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है उस ऑब्जेक्ट पर, उस ऑब्जेक्ट, जैसे ये ऑब्जेक्ट है,
इस ऑब्जेक्ट पर जो जो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं वो हमें सारे रिप्रेजेंट करने हैं, उसको हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। अब वेट आपको पता है हमेशा ग्रेविटी परपेंडिकुलर नीचे की तरफ लगता है, और जो आपका रिएक्शन है वो बॉडी के नॉर्मल होता है। ये बॉडी है, ये इसके नॉर्मल होगा रिएक्शन। यहां तक क्लियर है। अब मोशन आपका इधर है तो फ्रिक्शन आपका किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये इसके परपेंडिकुलर, ये लाइन आपकी इसके परपेंडिकुलर, तो ये भी थीटा और ये एंगल भी आपका थीटा हो गया। अब मैंने क्या किया, वेट को mg को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। जिधर थीटा होता है, ये मैंने आपको थर्ड चैप्टर में भी बताया, जिधर आपका थीटा होगा उधर ही आपका क्या होगा, कोस थीटा का कंपोनेंट होता है, और दूसरी तरफ क्या कंपोनेंट होगा, साइन थीटा। तो इधर क्या होगा mg कोस थीटा, इधर क्या होगा mg साइन थीटा। अब जब ये जस्ट स्लाइड करेगा तो उस टाइम पर जो फ्रिक्शन है, ये जो फ्रिक्शन है आपका किसके बराबर होगा, mg साइन थीटा, एक दूसरे के अपोजिट हैं। और जो रिएक्शन है वो किसके इक्वल होगा, mg कोस थीटा के। दोनों को मैं डिवाइड कर दूंगा, आपका क्या आ जाएगा, टेंजेंट थीटा। तो ये भी आपका म्यू के बराबर है। टेंजेंट थीटा म्यू है, और इससे पहले आपने निकाला था टेंजेंट अल्फा भी म्यू। इसका मतलब क्या है, दोनों एंगल आपके सेम होते हैं। नेक्स्ट आपके पास है, आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है फ्रिक्शन के अगेंस्ट, यानी कि जो फ्रिक्शन है वो आपको कितना वर्क डन करवा रहा है। बड़ा सिंपल, इसमें हम 3 केस लेंगे। पहला केस है, अगर आपकी ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, मान लो P आपका अप्लाइड फोर्स है और ये आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये वेट है, ये इसका नॉर्मल रिएक्शन है। अब जो वर्क डन है, बड़ा सिंपल फॉर्मूला होता है, हमने छोटे क्लासेस में पढ़ा हुआ है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब जो आपका फोर्स है, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे लगा है, हमें उसी का ही वर्क डन निकालना है। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, म्यू इनटू आर, हम पहले स्टडी कर चुके हैं। और आर किसके बराबर है, ये देखिए एक दूसरे के अपोजिट हैं, सेम हैं, तो mg के बराबर है। तो आपका फ्रिक्शनल फोर्स क्या बन गया, म्यू mg। F की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो आपका वर्क डन क्या बनेगा, म्यू mg इंटू एस बनेगा। अब दूसरा केस क्या है, मेरे पास अब इंक्लाइंड सरफेस है और अब अपवर्ड मोशन है, ऊपर की तरफ मोशन है, तो अप्लाइड फोर्स भी ऊपर की तरफ है। तो P आपका ऊपर की तरफ है, फ्रिक्शन आपका नीचे की तरफ है। मान लीजिए कितना एंगल बन रहा है आपका, थीटा। यहां पर हमें फिर से एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। देखिए, ये वेट आपका नीचे की तरफ अप्लाई हुआ है, रिएक्शन आपका परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। अब ये थीटा है, तो इसके परपेंडिकुलर ये और इसके परपेंडिकुलर ये, तो ये थीटा भी, ये एंगल भी कितना होगा आपका, थीटा होगा। तो थीटा के साथ mg कोस थीटा, दूसरा कंपोनेंट mg साइन थीटा। अब इधर आपको अप्लाइड फोर्स लगाना है। अगर इधर अप्लाइड फोर्स है तो ये कब मूव करेगा ऊपर की तरफ, जब अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शन भी इधर लग रहा है और mg कोस थीटा भी इधर ही लग रहा है, तो इन दोनों का सम P के बराबर होना चाहिए। देखिए मैंने यही लिखा है, P किसके बराबर है, F प्लस mg साइन थीटा। अब फोर्स जो फ्रिक्शन है आपका, उसकी वैल्यू आपको पता है म्यू आर होती है, और ये आपका म्यू जी कोस थीटा, हम म्यू mg कोस थीटा हम पहले भी लिख चुके हैं, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ये आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ गया, अप्लाइड फोर्स। इस अप्लाइड फोर्स को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड s से, तो ये आपका क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। ये कब है, जब आपकी ऑब्जेक्ट अपवर्ड मोशन में है। नेक्स्ट आपका है डाउनवर्ड मोशन। अब देखिए, अप्लाइड फोर्स आपका नीचे की तरफ है, फ्रिक्शन किधर गया, उसके अपोजिट F गया। ये आपकी ऑब्जेक्ट है, यहां पर भी आपको क्या है, एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। वेट नीचे की तरफ है, ये आपका R है, बिल्कुल वही डायग्राम है। इधर आपका थीटा की वजह से mg कोस थीटा, इधर आपका साइन mg साइन थीटा। अब देखो जरा, जो अप्लाइड फोर्स है उसकी ये हेल्प करेगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन सेम है, फ्रिक्शन अपोजिट है। तो जो अप्लाइड फोर्स है वो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर फ्रिक्शन में से क्या माइनस हो गया आपका, mg साइन थीटा, क्योंकि mg साइन थीटा आपकी तरफ ही अप्लाई हो रहा है, तो इतना फोर्स आपको कम अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मैंने फ्रिक्शन में से माइनस कर दिया। अब फ्रिक्शन की वैल्यू में मेरे को पता है, ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा, ये आंसर आ गया। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड से, तो क्या आ जाएगा आपका, वर्क डन। अब फ्रिक्शन के कुछ एडवांटेज भी होते हैं
और कुछ आपके डिसएडवांटेज भी होते हैं। एडवांटेज क्या होते हैं? एडवांटेज ये होते हैं कि जब तक फ्रिक्शन नहीं होगा आप काफ़ी सारे काम नहीं कर पाएंगे। जैसे आप चल नहीं सकते, आप ब्लैक बोर्ड पे लिख नहीं सकते, आप रोटेशन मोशन ट्रांसफ़र नहीं कर सकते दूसरी ऑब्जेक्ट में, काफ़ी सारे एडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज क्या है? क्योंकि मोशन के अपोजिट साइड होता है तो एनर्जी को लॉस करता है। अब हम फ्रिक्शन को ख़त्म तो नहीं करना चाहेंगे क्योंकि ज़रूरी भी हमारे लिए, तो इसको हम रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? या तो हम पॉलिशिंग करके करेंगे, या फिर हम लुब्रिकेशन यूज़ करेंगे, या फिर हम मटेरियल ऐसा लें ताकि आपका फ्रिक्शन कम हो। क्योंकि आपने सेकंड लॉ ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा है कि ये किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। तो हम ऐसे मटेरियल यूज़ करेंगे जिनका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है काफ़ी कम हो। या फिर हम क्या करेंगे? स्लाइडिंग फ्रिक्शन को हम किस में चेंज कर देंगे? रोलिंग फ्रिक्शन में चेंज कर देंगे। और रोलिंग फ्रिक्शन आपका हमेशा कम होता है, तो हम स्लाइडिंग मोशन ना करके क्या यूज़ करें? रोलिंग मोशन भी यूज़ करें, तो भी आपका जो फ्रिक्शन है वो कम हो सकता है। तो बच्चों ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट आपका अगले वीडियो में हम बनाएंगे।